जात का वहां वोट चला गया, इस जात का यहाँ। बद से बदनाम बुरा, कुर्मी जातियां मजबूत थी तो उनको बाकी जातियों से अलग करके यादव के बारे में जो कंस्ट्रक्शन है उससे मैं भी सहमत नहीं। भाजपा के या एनडीए के विधानमंडल के बैठक में हमारे अलावे एक व्यक्ति भी इन सब इश्यूज पर बात नहीं। मैंने डेमोक्रेसी द वे ऑफ गवर्नेंस बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल which brings revolutionary change in social and economical status of the people without any bloodshed। तो आरजेडी ने ऐसी कई सीट हैं जहां पर कई हजार वोटों से उन्होंने चुनाव जीता। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है और लगभग 200 सीटों पर एनडीए चुनाव जीती है। महागठबंधन का इतना बुरा हाल होगा यह किसी ने नहीं सोचा था, चाहे वह अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही क्यों न हो। बिहार विधानसभा चुनाव के समय ही उन्होंने कहा था कि हम 160 सीट लेकर आ रहे हैं, यानी 200 सीटों का अनुमान किसी को नहीं था। तो फिर अंडर करंट क्या था, क्या वजह थी? क्या जातिवाद का जो तीखा रूप बिहारियों ने देखा उसके कारण एक पक्ष में एनडीए के पक्ष में ध्रुवीकृत हुए, किसी का जातिवाद हार गया और किसी का जातिवाद जीत गया। कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव परिणाम के कास्ट फैक्टर पर चर्चा करेंगे कि आखिर जाति की राजनीति में यहाँ का जातिवाद किस रूप में रहा और इसमें जाति की क्या भूमिका रही। और हमारे साथ आज जुड़े हैं पंकज कुमार, जो जाति के डॉक्टर कहे जाते हैं, दिल्ली से। ललन कुमार जी हैं, पीरपैंती से पूर्व विधायक रहे हैं, आरजेडी में हैं। और प्रोफेसर कृष्ण कुमार मंडल सर हैं, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से। हम सबसे पहले विमर्श का आरंभ करेंगे पंकज जी से कि वो बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम हुआ उसमें जाति लोचा को कैसे देखते हैं, क्या है उसका कास्ट फैक्टर। पंकज जी बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। जी, पंकज कुमार लिखने लगे, यह भी एक जातिवाद का ही फर्क है। हाँ, ये जरूरी था, इसलिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया। और जो आप बात कर रहे हैं सिलेक्शन का, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग अगर किसी का जो रिजल्ट आया है वो है आरजेडी का। आरजेडी का मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है, क्योंकि जो उसका कोर वोट है या जो बेस वोट है उसके अकॉर्डिंग भी उसने परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि जो उसके जो कोर वोटर में है उसमें भी बिखराव हुआ है, और वो कोर वोट है यादव और दूसरा मुस्लिम। फिर उन्होंने जो कास्ट कॉम्बिनेशन बनाया था उसका भी वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इस वजह से अगर आरजेडी का जो कोर वोट है अगर वो उतना ही वो मेंटेन कर ले, तो उसका जो सीट बनता है मिनिमम वो है 45 टू 55 के बीच में, जो एक दिन मैंने लिखा भी था। हालांकि और यही हमें उम्मीद भी थी कि 45 से 55 के बीच में ही आरजेडी रहेगी, लेकिन इतना बैड परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी। अब रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने थोड़ा सरप्राइज किया है, क्योंकि उसका रिजल्ट हम लोग मान रहे थे कि जेडीयू से कमजोर रहेगा, बट उसने जेडीयू से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जेडीयू ने भी जेडीयू का हम लोग मान के चल रहे थे कि इस बार बेहतर परफॉर्मेंस होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पिछली बार नुकसान किया था जेडीयू को, वो किया था रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने और उपेंद्र कुशवाहा ने। वो दोनों उस समय एनडीए के पार्ट नहीं थे। उस समय मुकेश सहनी इनके साथ थे, अब इस बार मुकेश सहनी इनके पास नहीं। तो जो नुकसान पिछली बार हुआ था उसकी भरपाई इन्होंने इस बार कर ली थी, ये अपना कास्ट कॉम्बिनेशन बना के या ये अपनी सोशल इंजीनियरिंग बना के। अब दूसरा है कि बिहार में अगर आप घूमेंगे, क्योंकि मैं बिहार से भी नहीं हूँ लेकिन बिहार में आता जाता रहा हूँ, स्पेशली लोग, एक वहाँ पे कहावत है कि बिहार के लोग जो है उड़ती हुई चिड़िया का को पंख में हल्दी लगा देते हैं। हालांकि वो कहावत दूसरे टाइप से है, लेकिन बोलते उसको ऐसे है। जगह दूसरा अंग है। हाँ, तो हम भी वही बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में बात यह है कि जो दिल्ली से या कहीं से लोग जाते हैं बिहार को समझने के लिए, वो स्पेशली क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को समझते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी को समझने की वजह से क्या करते हैं, वो गलती हो जाती है उनका। अब इतना पॉलिटिकल वाइब्रेंट स्टेट है कि उसको आप पॉलिटिकल पार्टी से वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके मैकेनिज्म को समझेंगे, पॉलिटिक्स को समझेंगे, तो आप कभी बिहार को समझ ही नहीं पाएंगे। और हमें लगता है बिहार ही क्यों, कोई भी स्टेट को आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप एक कास्ट का दूसरे कास्ट के साथ रिलेशनशिप कैसा है, एक कास्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, एक कास्ट का स्वभाव कैसा है, वो कैसे रिएक्ट करता है, वो उसको जब तक आप नहीं समझेंगे तो समझना मुश्किल है। तो यही कारण है कि अगर आप बिहार घूमेंगे तो यादव को कोई भी देखना वहां नहीं चाहता है पॉलिटिक्स में। अब उनका एक सबसे बड़ा बेस वोट है पूरे बिहार में और हर जगह है।
अब जो सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं किसी समाज के, सब यादव से ही होते हैं ज़्यादातर। अब यादव सरकार में रहें तो ज़्यादा गुंडागर्दी उनकी है, कम रहें तो कम गुंडागर्दी है, लेकिन ओवरऑल उनकी गुंडागर्दी बनी रहती है। नीतीश ने उसको मैनेज किया। इस वजह से नीतीश की तरफ एक झुकाव है। दूसरा झुकाव ये है कि नीतीश ने शुरू से अपनी पॉलिटिक्स जो है ईबीसी और वुमेन सेंट्रिक रखा है। तो एक सबसे बड़ा वोट नीतीश के साथ यही जुड़ जाता है। बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने अपर कास्ट को मैनेज करने की कोशिश की। 50% के करीब उसने टिकट अपर कास्ट को दिए, उसमें राजपूत सबसे ज़्यादा, इसके बाद भूमिहार। ओबीसी का उसने टिकट पिछली बार से कम किया है। आरजेडी ने क्या किया, आरजेडी का जो सबसे बड़ा जो खामी है वो ये है कि उसके पास पिछड़ा वोट नहीं है। इनको लग रहा था कि हम धानुक जात से आने वाले धनिक लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए तो इससे धानुक वोट हमारे पास आ जाएगा, वो भी नहीं धानुक आया। मंडल को तो उन्होंने शोपीस बना के रखा था, कभी तो दिखे ही नहीं। हाँ। सेकंड उन्होंने क्या किया कि मल्लाह मुकेश साहनी को ले आए, तो इनको लगा कि हम मुकेश साहनी की वजह से मल्लाह वोट भी ले आएंगे, इस तरह से हम वोट जो है पिछड़ा का ले लेंगे, लेकिन वो ट्रांसफर हुआ नहीं। अब दोनों जाति जो है पिछड़ा है और दोनों जो कोर वोटर है वो जेडीयू का है या एनडीए ब्लॉक का है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि धानुक अपने आप को कुर्मी से एसोसिएट करता है। अब क्यों कोई धानुक जो है आरजेडी को वोट करेगा जब उनके सबसे बड़े इंटरेस्ट को फुलफिल करने वाले नीतीश कुमार है या जेडीयू जैसी पार्टी है। अब आ जाइए आप मल्लाह वोट जो है 2% के करीब है। उसका भी जो वो जो जाति है वो कोर वोटर है जेडीयू की या फिर बीजेपी की, तो उसका भी एक मिजाज जो है वो जेडीयू से मैच करता है या फिर बीजेपी से मैच करता है। तो उस नेता की वजह से क्यों आएगा वो आदमी वो वोट। तो इस वजह से ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वो बेहतर कर पाई है नीतीश कुमार की पार्टी ने और बीजेपी ने, इस वजह से उसको ये इतना बड़ा लार्जर विक्ट्री मिला है। ये हमारी पंकज जी, अंडरस्टैंडिंग है। प्रोफेसर के मंडल सर से ले लेते हैं, उसके बाद चूंकि राजद के हैं, आज हारे हुए हैं, तो ललन जी से उसके बाद टिप्पणी ले लेंगे। आप लोग दोनों के बयान पर वो अपना पक्ष भी रखेंगे। मंडल सर, आप इसे कैसे देखते हैं? यादव और मुस्लिम से नाराजगी, धानुक मंगनीलाल मंडल का शोपीस बनाना, अति पिछड़ा कास्ट को उतना साथ नहीं पाना, वो जिन जातियों को साथ लेकर राजद चली उन जातियों का वोट उनको नहीं मिलना, कैसे देखते हैं इस परिणाम को? सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ने वोट परसेंटेज राजद, जदयू और बीजेपी का डाला है। बीजेपी को 18% वोट मिला है, जदयू को 18% वोट मिला है, बीजेपी को 20% वोट मिला है और राजद को 22% मिला है। इसीलिए ये कहा जाना कि राजद का जो कोर जो वोट है वो कहीं छिटक गया है, ये उचित नहीं है। जो जितने वोट मिला है जदयू को और बीजेपी को से तुलना करके आप देख लें कि राजद को कितना ज्यादा वोट मिला है, बावजूद वो वोट सीट में ट्रांसलेट नहीं हुआ है। इसीलिए आप स्वतः अनुमान कर लीजिए, जिस पार्टी को 22% वोट मिल रहा हो और उसको सीट मिलता है 34-35 और जिसको 20% वोट मिला हो उसको मिल जाता है 94-95 और जिसको 18% वोट मिलता है उसको सीट मिल जाता है 85-87। ये कैसे हो रहा है? ये इस पर भी इसलिए ये सीधे कह देना कि राजद का जो कोर बैंक है उसमें क्षरण हुआ है। मेरी इस बात से असहमति है पंकज जी से, पूर्णतः मैं कहीं से इसमें सहमति हमारी नहीं है। इसलिए उनका जो ये प्रपोजिशन है, मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन जो रिजल्ट आई है वो गलत है। राजद का वोट अभी भी इंटैक्ट है। रही बात मैं जिस इलाके से आता हूं, मंगनीलाल मंडल जी उसी इलाके से आते हैं, वो जात के धानुक हैं और जो धानुक जात की संख्या है पूरा सुपौल से लेकर के आप चले आए यहाँ बेगूसराय तक, अब बेगूसराय से नीचे आप चले आए लखीसराय, मुंगेर, ये भागलपुर से लेकर आप कहलगांव, शायद कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां धानुकों की संख्या नहीं है। रही बात कि मंगनीलाल मंडल जी को अध्यक्ष बनाए जाने के बावजूद क्या धानुक का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है, मैं पंकज जी को कह दूं कि पंकज जी, धानुकों का वोट राजद में गया है और बड़ी मात्रा में गया है, ये आप समझ लें।
बात है दूसरी जगह कि अपर कास्ट पूरी तरह मजबूती के साथ बीजेपी के पीछे खड़ा है। पहले भी तो वो अपर कास्ट नहीं देता था नहीं नहीं राजद नहीं को। सुनिए पहले मैं खाली देता मेरी बात तो सुन लें। अपर कास्टों जितने अपर कास्ट हैं उसके 95% वोट बीजेपी को गया है। आप उदाहरण के लिए यहीं ले लीजिए ना, यहाँ भागलपुर में कांग्रेस से उम्मीदवार थे अजीत शर्मा जी। यहाँ अजीत शर्मा जी को भूमिहारों ने वोट नहीं दिया है, पता है आपको? नहीं पता होगा, भूमिहारों ने वोट नहीं दिया है। आज जो हारे हैं जितने वोट से, यहाँ कम से कम भागलपुर में उनको भूमिहार वोट दे दिया रहता, भूमिहार बीजेपी को वोट नहीं देता तो कांग्रेस यहां से आज जीतती। इसलिए इसको आप जितने ऊपरी सतह से देख रहे हैं वो है नहीं, ऐसा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और किस कास्ट का कहाँ वोट कटा है, कहाँ किस कास्ट का वोट मेजोरिटी गया है, वो अभी आने जब तक पूरी तरह डाटा नहीं आ जाता है, सीधे तौर पर कह देना कि इस जात का वहां वोट चला गया, इस जात का यहाँ, मेरे समझ से यह बहुत ही सिंप्लीफिकेशन होगा। इस पर थोड़ी हम लोगों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जी ललन जी से अब इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पहली टिप्पणी उनकी क्या है? आपने पंकज जी को सुना, मंडल जी को सुना, और कास्ट जो समीकरण है जाति का उसको साधने की कोशिश जो राजद ने की वो सफल नहीं हुई। एक तरह से मंडल जी ने तो यह तक कह दिया कि वोट मिला 22% मिला और उनको सीट कम मिला और 18% वाले को ज्यादा सीट मिला। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर दी। मंडल धानुक जाति का पूरा उनको वोट मिल गया, राजद को एमवाई समीकरण भी था। तो मैं ये नहीं मैं ये नहीं कहा हूँ कि पूरी धानुक जाति की वोट मिली, धानुकों का वोट भी मिला है राजद को। मैं कह देता हूँ, मैं जिस गांव से आता हूँ उस गांव में आपने कहा धानुकों की बड़ी मात्रा में मिली है धानुकों का वोट। हम उदाहरण के लिए कह, मैं जिस गांव से आता हूँ उस गांव में धानुकों की संख्या बहुत है और मेरे गांव का धानुकों का 90% वोट राजद को गया है। कैसे नहीं धानुकों का वोट गया? धानुकों का वोट तो गया ही है। और चलिए हाँ चलिए उपेंद्र जी, हम सुन रहे थे ध्यान से पंकज जी को और हमारे प्रोफेसर साहब मंडल साहब को भी, लेकिन पंकज जी के बातों से हम सहमत नहीं हैं। देखिए पंकज जी, बिहार में एक और कहावत है, मने क्या होता है, बद से बदनाम बुरा। बदनाम जो हो गए ना, कितना भी बदमाश है वो बद से बदनाम बुरा, तो यहां पर ज्यादा बदनाम है। और एक कॉन्स्पिरेसी है, आप जान लीजिए कि पूरे देश में खास करके बिहार में कि जो भी दलित जातियों में है, पिछड़ी जातियों में है, जो भी मजबूत जातियां हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से थोड़ी सी मजबूत है, संख्या में मजबूत है, उनको अपने समूह से षड्यंत्र के तौर पर कैसे अलग किया जाए। ये ओबीसी के समय से हुआ, जब कुर्मी जातियां मजबूत थी तो उनको बाकी जातियों से अलग करके पिछड़ा करके करने की कोशिश किया गया। यहाँ पर पासवान मिलिटेंट है, लड़ रहे हैं, और आज से नहीं पलासी के युद्ध से लड़ने वाले लोग हैं, चमार लड़ रहे हैं, तो इनको भी दलित महादलित कह के अलग करने का कोशिश किया। और ये बदनाम किया गया है जादवों को। आज हर जगह देख रहे हैं कि आज एक पिछड़े के रूप में, बैकवर्ड के रूप में सिंपैथी है बाकी भी पिछड़ी बैकवर्ड जातियों के साथ, SC/ST के साथ सामाजिक सरोकार में, सामाजिक समारोह में वो एक बदनाम किया गया है। और उनके इसके अलावा कुछ नहीं है। आप एक से एक लोग देखिए, यहाँ कॉन्स्पिरेसी भी है। आप देखेंगे किसी भी हार में अगर किसी खास जाति का कोई व्यक्ति है, वो क्राइम करता है, कानून को हाथ में लेता है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है कि ये बाहुबली, ये दबंग है। उनके लिए नोमेनक्लेचर अलग हो जाता है। लेकिन वही काम कोई पिछड़ी जाति के लोग, दलित समाज के लोग करता है
तो वही कानून को हाथ में लेता है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये क्रिमिनल है, बदमाश। काम एक है कानून को हाथ में लेना, सबने वायलेंस किया, कानून को हाथ में लिया। ये नोमेनक्लेचर का लफड़ा है, साइकोलॉजी है बिहार में, जान जाइए ये काफी। और जातिवादी यहाँ पर भर भर के भरी हुई है सब लोगों में। और ऐसा नहीं है, आप देख लीजिए कि बीजेपी ने भी आधे सीट करीब करीब, माने आप 10% से भी कम पॉपुलेशन वाली उनकी है, माने जबकि शेख सैयद पठान मुस्लिम जातियों में से 4 जातियों को मिला दिया गया, तो भी बिहार में 10% उनका पॉपुलेशन किसी खास वर्ग का जनरल कैटेगरी का नहीं है। उसमें से 50% टिकट उनको दिया जाता है और वो जीत के आते हैं, उनको जातिवादी नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो ये षड्यंत्र है। और अभी आप जो कह रहे थे कि मंडल जी को बना दिया, सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक तो सबसे ज्यादा है। आप बताइए कि भाजपा में जितना सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, जितना जो है नाम मात्र का कठपुतली, वहां कहीं और है क्या? भाजपा में आपने सुना किसी को? आप जान लीजिए कि मैं SC/ST समाज से आता हूं, SC/ST के जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है, उसको 17% रिजर्वेशन को फ्रीज करके रखा है बिहार सरकार, इसी भाजपा की सरकार ने, जदयू की सरकार ने। और उसका नतीजा ये हुआ कि 17% लोग तो प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं, और बाकी लोगों को, बाकी कैटेगरी के लोगों को प्रमोट कर दिया गया। और उनका नतीजा ये है कि वो जो है कि वो प्रमोट नहीं हो रहा है, पद खाली नहीं हो रहा है, नए पदों का सृजन नहीं हो रहा है, और बिहार में जो बहाली हुई है, नौकरी मिली, इसका लाभ SC/ST समाज को नहीं मिल पाया। मंडल जी, ललन जी का तो कहना है कि जातिवादी नहीं है और बदनाम किया जाता है। पंकज जी जो कह रहे थे उसके जस्ट उन्होंने बातें उलट दी। देखिए, यादव के बारे में जो कंस्ट्रक्शन है उससे मैं भी सहमत नहीं। बेसिकली मैं तो लोग यादव को जो भी बात उनको एक मिलिटेंट कास्ट या जो भी एक ऑपरेशंस के रूप में देखें, लेकिन मैं खास करके जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है यादवों के प्रति, वो एक सेवियर कास्ट है। खास करके जो अत्यंत पिछड़ी वो जहां भी यादव रहे हैं, हो सकता है कि रीजन वाइज कुछ अंतर आवे, इसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जहां वो जाति है, वो एक तरह से अत्यंत पिछड़ी जाति का तो सेवियर ही है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और वो व्यक्तिगत अनुभव ही मैं आपको कह रहा हूँ। वो सेवियर रही है यादव अत्यंत पिछड़ी जातियों का और दलित जातियों का। ये कहना कि उनके द्वारा ऑपरेशन हुआ है, दबाया गया है, मैं इन बातों को सीधे तौर पर रिजेक्ट करता हूँ। ये कह रहा हूं कि सदन के अंदर या विधानमंडल के बैठक में, भाजपा के या एनडीए के विधानमंडल के बैठक में हमारे अलावे एक व्यक्ति भी इन सब इश्यूज पर बात नहीं। मैंने 5 7 बात उठाया कि भाई जिस तरह से सबको प्रोविजनल आप प्रमोशन दे दिए, इन लोगों को भी दे दीजिए, लाभ नहीं मिल पा रहा, कोई मुंह नहीं खोलता है। आप समझ जाइए कि आज दलित समाज, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। सभी समाज की प्राइम नीड एजुकेशन है, शिक्षा सबसे पहली जरूरत। हम आज सब आपके सामने बैठे हैं, ये इको हो रहा है, तो ये एजुकेशन का कमाल है। हम इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग के अलावे हमने पढ़ा है सोशल इंजीनियरिंग को, सारी चीजों को। तो आज सरकारी स्कूलों में शिक्षित करने के बजाय बच्चों को साक्षर किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा बिहार विधानसभा में कि कभी भी किसी जो है, मैंने दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, समान शिक्षा की बात करते हैं। इसी देश में खास वर्ग एक वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये बात करेंगे, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, वन नेशन वन हेल्थ फैसिलिटी, वन नेशन वन सिलेबस की बात नहीं करेंगे। सब जगह सिंबॉलिक ही है। पिछड़ों के नेता रहे, पिछड़ों के यहाँ डिप्टी सीएम रहे। एक बात जाति पर बात हो रही, मैं जाति पे बात कर रहा हूं कि पिछड़ों के यहाँ नेता है भाजपा में। आप किसी को कहे कि पिछड़ों के बैकलॉग की एक बार मांग कर ले, बैकलॉग में पिछड़ों को बैकलॉग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो रोस्टर एकल पदों पर जो रोस्टर्स बन रहे हैं, पिछड़े अति पिछड़े दलित उसमें आ ही नहीं पा रहे हैं। वो जो है एकल पदों पर बहाली निकालाई, वहां पर उनके लिए कुछ हो पा रहा है क्या? नहीं, ये सब कोई बात नहीं करेगा।
सब जगह जो है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही है। और हम एक आपको बता दे, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है खास करके बिहार में, कि डेमोक्रेसी अभी जो है ना शिशु अवस्था में है, सिंबॉलिक है। अब यहाँ की अभावग्रस्त समाज है, अभावग्रस्त समाज में जो है कि उसका स्वभाव ही बदल जाता है। 5 किलो अनाज और 10,000 रुपया एक बार मिल गया उसको, कुछ लोग नसीब मान बैठते हैं। डेमोक्रेसी इसी तरह की बातें तो भारी पड़ रही हैं। उनको लग रहा है कि अगर महागठबंधन आएगा तो 5 किलो अनाज में रहा वो भी छिन जाएगा। नहीं, आप सोचिए ना, आप डेमोक्रेसी 5 किलो अनाज के लिए क्या? प्रोफेसर साहब बैठे हैं, पंकज जी बैठे, विद्वान आदमी है, सुनिए मैं बता रहा हूँ, एक चीज बताए, डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। जो राजद घोषित कर रहा था कल 30,000 दे देंगे, कहाँ से दे देंगे? नहीं 30,000 वो तो मानसिक सहायता की बात कर, हमने एक नहीं करा। यहाँ राजद की बात, राजद एजेंडा पर तो चुनाव ही नहीं हुआ, एजेंडे की बात ही नहीं अभी हो रही है। मैं आपको जो कह रहा हूं, डेमोक्रेसी में अभी पंकज जी है और हम तो इंजीनियर है भाई, हम तो बाद में इंजीनियरिंग करके निकले, हम तो भावावेश में पॉलिटिक्स में आए और बाद में चीजों को समझे हैं, पढ़े लिखे, आप लोगों को संघर्ष से सीखे है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति मिल गया राजनीति को, वरना हाँ, तो मैं आपको कह रहा हूं, क्या बताइए प्रोफेसर साहब, डेमोक्रेसी का अच्छे लोगों को डेमोक्रेसी क्या है? अब डेमोक्रेसी को जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि डेमोक्रेसी इज द वे ऑफ गवर्नेंस बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल which brings revolutionary change in social and economical status of the people without any bloodshed। आप बता दीजिए कि डेमोक्रेसी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट माने रिवोल्यूशनरी चेंज लाने का माध्यम है। कहाँ है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट? कहाँ से रिलीजन आ रहा है, कास्ट आ रहा है, क्रीड आ रहा है? आप इसलिए हम कह सकते हैं उपेंद्र भैया कि डेमोक्रेसी यहाँ अभी शिशु अवस्था में है, एक्सपेरिमेंटल फेज में है। ये सब परिणाम चौंकाने वाले हैं, लेकिन ये सब परिणाम अस्थायी नहीं हैं। और आपको मैं बता रहा हूं कि जिस हिसाब से इसी सत्ता को तो अस्थायी कैसे नहीं माना जाए? क्या हो गया? 20 साल हो गया इसी सत्ता का। अरे 20 साल हो गया, हम क्या करें? आप डेमोक्रेसी या 5,000 साल की, 3,000 साल की जड़ता को आप 20 साल और 50 साल की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ हुआ। आप जिस तरह से आप इस तरह की बात करते हैं, 20 साल से ये सरकार कहती रही 2005 से पहले क्या था, मैं जाति पर ही आता हूं। अरे 2005 से पहले, लालू यादव के आने से पहले, 90 से पहले समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ एक टेबल पर बैठकर वो भोज भात नहीं खा पाते थे। पार्टी सिस्टम चलती थी, अलग अलग जातियों की प्रायोरिटी के साथ पार्टी आती थी। पता नहीं पंकज जी को इस बात का बिहार में मालूम है कि नहीं? अभी नहीं सुनिए ना, अरे बदली नहीं सर डेमोक्रेटिक, इसी को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, मैं बहुत ही जवाबदेही पूर्वक कर रहा हूं। इसी को जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान है, ये जो डेमोक्रेसी का वोट है, तो लालू प्रसाद जी ने सोशल रिफॉर्म के लिए लड़ाई लड़ी है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अब पार्टी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक क्रांति लड़ाई लड़ने जा रही है। आप उनके इतनी एजेंडे को देखिए, उन्होंने क्या किया पूरे चुनाव में पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, पलायन की बात करी। लेकिन आप बताइए कि किस तरह से अभी कहा कि हर घर में नौकरी दे देंगे और हर महिला को, हाँ, ये इकोनॉमिक नौकरी। आप एक चीज बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर के समय में रिजर्वेशन हुआ, उनके पहले से, आजादी से पहले, तो जो नौकरी जो है ना, आर्थिक जो है ना समृद्धि का मार्ग है, आर्थिक स्रोत है। हम कैसे नौकरी देंगे और कैसे 30,000 रुपए देंगे, पार्टी नहीं ना समझा पाए। अरे कौन समझा पाया? अरे कौन समझा पाया? कैसे पलायन रोकेंगे? कौन समझा पाए? कैसे क्वालिटी एजुकेशन देंगे? कोई कुछ नहीं समझा पा रहा है। सबके पास भेग है समझा पाना। आप एक बात जान लीजिए, वो नहीं समझा पाए कि रिजल्ट सामने है। रिजल्ट हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन एक चीज बताते हैं, ये अपने आप का रिजल्ट नहीं है। एक चीज इसको समझिए कि किस तरह से होस्टाइल किया गया इलेक्शन कमीशन को, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को होस्टाइल हुआ। यहाँ पर एक देश का प्रधानमंत्री आकर के यहाँ बोलते हैं कि अगर लालू का बेटा सत्ता में आएगा तो कट्टा निकलेगा, मार दे सिक्सर के 6 गोली छाती में। आप बताइए कि इस देश में जहां डेमोक्रेसी अभी शिशु अवस्था में है, एक्सपेरिमेंटल फेज में है, डेमोक्रेसी का एबीसीडी अच्छे एमपी एमएलए को पता नहीं है। सुनिए एक मिनट,
ऐसी स्थिति में आप वोटरों को डराने का काम कर रहे हैं, उसको होस्टाइल करने का काम करें, कहां अपने विवेक से वोट डाल पा रहे हैं? नहीं, ये बेच रहा था ना। आप अच्छा आप ये सुनिए, आप बता दीजिए, आप पंकज जी एक चीज, पंकज जी आप एक प्रतिष्ठित देश के प्रतिष्ठित संस्थान से हैं और आप बुद्धिजीवी हैं, हम लोग अपने से ज्यादा बुद्धिजीवी आपको मानते हैं मंडल साहब को, कि बताइए कि एक प्रधानमंत्री की से अपना कोई प्लान प्रोग्राम्स को कहने के बजाय ये कहना कि कट्टा लेके आएगा, लालू का बेटा आएगा तो मार दे 6 गोली सिक्सर छाती में, ये शोभा देता है क्या? ये डेमोक्रेसी है क्या? ये समझिए वोटरों को डराना नहीं हुआ क्या? ये होस्टाइल करना नहीं हुआ क्या? और इस पर चुनाव आयोग का चुप रहना। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी